जुम्मन शेख की बीवी सकीना बेगम कभी दिन में तो कभी रात में अपने एक आशिक से मिलने चली जाती और उसके साथ खूब गुलछर्रे उड़ाती। यह खबर बहुतों को मालूम थी। अगर किसी को नहीं पता थी तो वह था जुम्मन शेख, जिसका इस केस से सीधा सीधा ताल्लुक था। पर यह बात उस तक पहुंचाने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जुम्मन शेख बड़े ही अक्खर दिमाग का आदमी था। यह भी पक्का था कि यह खबर मिलने के बाद जुम्मन शेख अपनी बीवी सकीना बेगम के आशिक को पाताल में से भी ढूंढ निकालेगा। इसकी एक बड़ी वजह उन जवान या फिर रंगीन मिजाज मर्दों से ही जुड़ी थी जो खुद सकीना बेगम के चक्कर में थे, और उन्हें इस बात का बेहद अफसोस था कि उनके होते हुए कोई और उस हसीन औरत को ले रहा था। उस औरत ने पराए मोहल्ले के मर्द पर नजर डाली थी, जो उनकी खासी बेइज्जती थी। यह मामला औरतों के डिपार्टमेंट ने संभाला। फातिमा भी तैयार हो गई। वे दूर के रिश्ते में जुम्मन शेख की मौसी लगती थी। उम्र दराज थी, दमे की मरीज थी। उनकी जबान के चलने और खांसने की रफ्तार एक जैसी तेज थी। घर वाले उनसे और वे घर वालों से तंग आ चुकी थी। वे ऐसे नेक काम के लिए बिल्कुल ठीक थी। फातिमा भी जुम्मन शेख की लकड़ी की दुकान पर जा पहुंची। जुम्मन शेख ने दुआ सलाम की। फातिमा बी ने उसकी बीबी सकीना बेगम के बांझ रह जाने पर अफसोस किया। कुछ डॉक्टरों के पते भी बताए जिनके इलाज से सर्दियां बच्चे पैदा होते हैं। उसके बाद फातिमा भी जुम्मन शेख के कान के नजदीक गई और कुछ फुसफुसाई। वे कुछ देर तक फुसफुसाती ही रही। फुसफुस खत्म करने के बाद उन्होंने जुम्मन शेख के चेहरे के भावों की ओर गौर से देखा। जुम्मन शेख की आंखों में लाली उतर आई थी। कुछ देर ऐसा ही रहा, फिर उसके मुंह से बोल फूटे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सकीना ऐसा नहीं कर सकती। फातिमा भी भुचक्की रह गई। उन्होंने फिर भी बुझती आंच में घी डालने की कोशिश की। वे बोली, ना बेटा, ज्यादा टाइम तक औलाद ना होए तो कई बार औरत ऐसा कदम उठा लेती है। बस खाला जान, आप आगे मत बोलना। जुम्मन शेख भड़क उठा, फिर जाने क्या सोचकर शांत हुआ और बोला, पहले यह बताओ कि यह बात आपको किसने बताई? रेहाना की अम्मी ने, उन्हें, उसके कसम आसिन ने? पर क्यों? कुछ नहीं, आप जाओ, मैं आसिन से बात करता हूँ। फातिमा बी के जाते ही जुम्मन शेख कुछ देर सोचता रहा, फिर यासीन की दुकान की ओर चला गया। जुम्मन शेख ने मामले की पूछताछ की। यासीन ने डरते हुए बताया, यह खबर मुझे शकील ने दी। जुम्मन शेख शकील के पास गया। उसने रमजानी का नाम लिया। रमजानी ने बशीर का और बशीर ने बिंदा बनिए का। बिंदा बनिए ने खास जानकारी दी कि उसे यह बात कल्लू रिक्शे वाले ने बताई है। उसी ने अपनी आंखों से सकीना बेगम को रात को कहीं जाते देखा है। जुम्मन शेख ने बिंदा बनिए को आंखें तरेर कर देखा। उसके बाद वह अपनी दुकान पर आया। वहां बोरों के ढेर के नीचे से बड़ा वाला छुरा निकाला। उंगली पर लगाकर उसकी धार चेक की। धार कुंद हो रही थी। फिर उसने पत्थर से घिस घिस कर धार पैनी की। इसके बाद वह कल्लू रिक्शे वाले की तलाश में निकल गया। रात हो चुकी थी। कल्लू अपने रिक्शे पर ही बाहर सजाए बैठा था। रिक्शे की सीट पर वह खुद जमा था। देसी दारू की बोतल, पानी का जग और प्लेट में चखने के नाम पर नमक और मिर्च सजी थी। कल्लू को नशा चढ़ रहा था, पर जुम्मन शेख को देखते ही कल्लू के नशे के झाग झटके से नीचे बैठ गए। उसने भाग निकलने के लिए रास्ता खोजना चाहा, पर जुम्मन शेख ने इसका मौका नहीं दिया। उसने छुरा निकाला और कल्लू रिक्शे वाले की गर्दन पर रख दिया और सर्द आवाज में बोला, सच्ची सच्ची बता कि बात क्या है, वरना इस छुरे से अभी तेरी गर्दन रेत दूंगा। समझ गया ना? गर्दन पर छुरा रखा हो तो किसी को भी बात समझ में आ सकती है। कल्लू को भी आ गई। वह मिमियाते हुए बोला, हुजूर, मेरी कुछ गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। जुम्मन शेख गरजा, कहता है तूने कुछ नहीं किया, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बता, ऐसा झूठ बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, वरना यही काट दूंगा। कहकर छुरे का दबाव उसकी गर्दन पर बढ़ा दिया। डर के मारे कल्लू के पजामे से दोनों पैक बाहर निकल आए। माहौल में शराब की बदबू फैल गई। हुजूर, मैंने भाभी को परसों रात कब्रिस्तान की तरफ जाते देखा था। सच बोल रहा हूँ। कल्लू ने एक सांस में सब कुछ बक दिया। इतना सुनते ही जुम्मन शेख ने छुरा कल्लू के गले से हटाया और बोला, सुन बे, अगर यह बात झूठ निकली तो तू कल का सूरज नहीं देखेगा। घर आकर सकीना बेगम ने खाने के लिए पूछा। जुम्मन शेख ने उसकी ओर ऐसी नजरों से देखा कि उसके आगे पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी। कुछ देर बाद ही जुम्मन शेख को नींद आ गई।
लेकिन मोहल्ले वाले नहीं सोए थे। वे रात भर शोर शराबे का, सकीना बेगम के रोने चीखने वगैरह का इंतजार करते रहे, पर उन्हें निराशा ही हाथ लगी। पर तमाशा कहाँ से होता। जुम्मन शेख तो मुंह अंधेरे ही घर से निकल गया था। पहले वो पास के गांव में रहने वाले अपने बड़े भाई से मिलकर आया। उसके बाद शहर में रहने वाले अपने छोटे भाई के पास चला गया। उसी के साथ अम्मी भी रहती थी, जबकि अब्बू अब नहीं रहे थे। जुम्मन शेख अम्मी से मिला और जाते ही उनसे लिपट गया। फिर वह बहुत देर तक रोता रहा। अम्मी हैरान सी उसे देखती रही। रोने का कार्यक्रम खत्म करने के बाद अम्मी को सलाम करके जुम्मन शेख तेज कदमों से बाहर निकल आया। इसके बाद जुम्मन शेख अब्दुल कय्यूम एडवोकेट के दरबार में हाजिरी देने गया। उनके कान में जाने क्या क्या फुसफुसाया। फिर उसकी जेब ने इस सारी कार्यवाही का जुर्माना भरा, जो पूरे 2000 रुपये था। इसके बाद जुम्मन शेख अपने गांव की ओर बढ़ गया। अब तक रात हो चुकी थी, 11 बजे होंगे। कायदे से उसे घर जाना चाहिए था, पर वह घर नहीं गया। फैसला लिया कि वह आज रात दुकान में ही रहेगा। दुकान से उसका घर ज्यादा दूरी पर भी नहीं था। वैसे भी उसके घर से जिसे भी कब्रिस्तान की ओर जाना होता, उसे दुकान के सामने से ही होकर जाना पड़ा। सो उसने दुकान में एक ऐसी जगह तलाशी जहां से वह अपने घर पर नजर रख सकता था। दुकान की बाहरी तरफ लकड़ियों का ढेर था। वह उसमें कहीं छिप कर बैठ गया। जुम्मन शेख ने सोचना शुरू किया कि अगर कल्लू की बात सच निकली तो आज उसे किसका बैंड बजाना पड़ेगा। सकीना बेगम का तो नंबर पहला था ही, पर पहली यह थी कि उसका वह आशिक कौन होगा जो उसके हाथों मरेगा। सवाल यह भी था कि सकीना बेगम कब आएगी, आएगी भी या नहीं। इंतजार करते करते 2 घंटे हो गए। तभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। जुम्मन शेख ने उस दिशा में नजर दौड़ाई तो देखा कि एक साया उसके घर से निकलकर इधर उधर देख रहा है। वह समझ गया कि सकीना बेगम ही होगी। जब वह साया दुकान के सामने से गुजरा तो कुल्हाड़ी पर जुम्मन शेख के हाथ इतनी बुरी तरह कस गए कि उसकी हथेली की हड्डी तक चसक उठी। सकीना बेगम दुकान के पास आकर ठिठकी, फिर आगे बढ़ गई। उसकी मंजिल कब्रिस्तान की तरफ थी। वह इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, उसी हिसाब से जुम्मन शेख का गुस्सा भी अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। जुम्मन शेख छिपता छिपाता उसका पीछा कर रहा था। वह हर तरफ से चाक चौबंद था। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, पजामे की अंटी में चाकू भी था। बस दुश्मन की पहचान होने भर की देर थी। हलाल करने की तैयारी पूरी थी। सकीना बेगम आगे बढ़ रही थी। चलते चलते वह ठिठकी। जुम्मन शेख ने देखा कि मकान बसीरे का था। तो यह बसीरे का किया धरा है, उसने सोचा। वह उसको मारने के तरीके पर विचार कर ही रहा था कि सकीना बेगम आगे चल दी। अगला घर नवाजू का था। वह वहां भी ठिठकी। जुम्मन शेख ने मन में कुछ हिसाब लगाया। नवाजू पर तो कुल्हाड़ी ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। वह मोटा भैंसा चाकू वाकू से कहाँ मरेगा। लेकिन सकीना बेगम आगे बढ़ गई। अब तो जुम्मन शेख को पक्का यकीन हो गया था कि हो ना हो, सकीना बेगम ने जिससे टाका भिड़ाया है वह रियाजू ही है। कमबख्त इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए अपने से बड़ी उम्र की औरत पर फिसला। उसने आंटी के चाकू को सहलाया ही था कि सकीना बेगम आगे बढ़ गई। वह थोड़ा रुकी, इधर उधर देखा, फिर सीधे कब्रिस्तान के खुले गेट में घुस गई। सकीना बेगम गेट के अंदर जा चुकी थी। जुम्मन शेख लोहे के गेट के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। उसे इंतजार था कि कब वह नसीमू आए और वह उसको खुदागंज पहुंचा दे, पर वहां कोई नहीं दिखाई दिया। वहां कब्रें थी, उनमें शांति से सोए मुर्दे थे। कुछ झाड़ झंकार भी थे, पर आदमजात कहीं नहीं दिखा। फिर सकीना बेगम इतनी रात में कब्रिस्तान में क्या करने आई है? क्या वह बेवफा नहीं है? क्या वह किसी आशिक से मिलने नहीं आई है? फिर वह यहाँ क्यों आई है? जुम्मन शेख का दिल धक से रह गया। तो इसका मतलब सकीना बेगम डायन, चुड़ैल? आगे वह सोच नहीं पाया। तभी खटखट की आवाज आई। उसने गौर से देखा कि सकीना बेगम जमीन पर उकड़ू बैठकर कुछ खोद रही है। अब तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। इसका मतलब उसका शक सही है, वह पक्की चुड़ैल है। कब्रिस्तान से मुर्दे उखाड़ कर उनको खाती है। डर के मारे उसकी धड़कनें बंद होते होते बची, झुरझुरी सी हो आई। पर उसने किसी तरह मन कड़ा किया और सकीना चुड़ैल की आगे की कार्रवाई देखने लगा कि कुछ ही देर में सकीना के हाथों में मुर्दा होगा। पर निराशा ही हाथ लगी।
सकीना ने कुछ मिट्टी खोदी और हाथ में रखे रुमाल में बांधी। उसके बाद दिया सलाई जलाई, अगरबत्ती सुलगाई और फिर वह अगरबत्ती उस कब्र पर रख दी। जुम्मन शेख पहचान गया कि यह मजार तो पीर बाबा का था। जुम्मन शेख की समझ में कुछ नहीं आया। यह कैसी चुड़ैल है जो कब्र खोदती है पर मुर्दे नहीं खाती, उसकी मिट्टी रुमाल में भरती है, खोदी हुई कब्र पर अगरबत्ती जलाती है। चुड़ैल भला अगरबत्ती क्यों जलाएगी? तभी सकीना बेगम खड़ी हो गई और मजार पर सिर झुकाने के बाद वापस जाने लगी। जुम्मन शेख चौकन्ना हो गया। डर था कि कहीं वह देख न ले। जब सकीना बेगम उसके पास से गुजरी तो उसका दिल धड़ धड़ बज रहा था। जब वह और नजदीक आई तो उसने जोर से आवाज दी, सकीना सुनो तो। सकीना बेगम डर के मारे ठिठक गई। उसने सोचा कि कब्रिस्तान का कोई जिन जाग गया है। वह थर थर कांपने लगी। जुम्मन शेख उसकी हालत समझ गया। वह बोला, सकीना डरो मत, मैं हूँ जुम्मन, तुम्हारा सोहर। सकीना बेगम ने सोहर की आवाज पहचानी, पर शक फिर भी था। उसने मुड़कर देखा तो सच में जुम्मन शेख ही था। उसकी जान में जान आई। कुछ कहने से पहले ही जुम्मन शेख ने अपनी बेगम के हाथ थाम लिए। आंखों में प्यार भरकर वह बोला, सच बताऊं बेगम, मैं तुम्हें मारने आया था। कहकर उसने दूर पड़ी कुल्हाड़ी दिखाई, अंटी में लगा चाकू दिखाया। पर मेरा कसूर क्या है? सकीना बेगम की आंखें हैरानी और दुख से फैल गई। जुम्मन शेख ने कल्लू रिक्शे वाले से लेकर मोहल्ले में फैली सारी बात बताई। सकीना बेगम ने नाराजगी दिखाई, लेकिन जुम्मन शेख के माफी मांगने पर वह मान गई। उसके बाद जुम्मन शेख को कुछ याद आया। वह बोला, तुम रात को कब्रिस्तान में क्यों आती हो? और यह मिट्टी खोदने और मजार पर अगरबत्ती जलाने का क्या चक्कर है? अब सकीना बेगम ने जो बताया उससे जुम्मन शेख का तो माथा ही घूम गया। वह बोली, मैं मुल्ला बदरुद्दीन के पास गई थी। वह झाड़ फूक करता है। मैंने उससे पूछा कि हमारे घर औलाद क्यों नहीं हो रही है। जुम्मन शेख तुनक कर बोला, तो यह सारा खेल उस मरदूद का शुरू किया हुआ है। खैर तुम आगे बताओ, उससे तो मैं बाद में निपटूंगा। सकीना बेगम आगे बोली, मुल्ला ने बताया था कि मेरे ऊपर किसी जिन का साया है, वही मेरे माँ बनने में रोड़े अटका रहा है। उसके लिए उसने मुझसे 5,000 रुपये लिए, एक तावीज दिया और कह रहा था कि मैं हफ्ते में 2 दिन आधी रात को कब्रिस्तान जाऊं, पीर बाबा की कब्र से मिट्टी खोदकर उसमें तावीज गाड़ दूं, अगली बार आऊं तो निकाल लूं। 3 दिन पहले मैंने तावीज गाड़ा था और आज निकाल लिया, यह देखो। कहकर उसने रुमाल में बंधी मिट्टी और उसमें पड़ा तावीज दिखा दिया। यह सुनकर और तावीज को देखकर जुम्मन के तन बदन में आग लग गई। वह भनभना कर बोला, उस मौलवी ने तो मेरा घर बर्बाद कर देना था। या तो मैं तुम्हें तलाक दे देता या फिर तुम्हारा कत्ल करता, उसके बाद फांसी चढ़ जाता। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे अरे, पर क्या करोगे उसका? मैं उसको तावीज की तरह जमीन में गाड़ दूंगा और फिर निकालूंगा भी नहीं। बस सुबह हो जाने दो। कहकर जुम्मन शेख सकीना बेगम के साथ घर को चल दिया। अगले दिन सुबह सवेरे जुम्मन शेख लाठी लेकर मुल्ला बदरुद्दीन के घर पहुंच गया। मुल्ला जी अपनी बैठक में मजमा लगाए बैठे थे। किसी को भूत भगाने का नुस्खा बता रहे थे। जुम्मन को देखते ही वे चौंके, फिर घबराए, उठने की कोशिश की, पर जुम्मन के लठ ने उन्हें उठने न दिया। पहले लठ ने आह निकाली, दूसरे ने हाय मर गया की आवाज निकाली, तीसरे में वे बचाओ बचाओ की गुहार करने लगे। मोहल्ले में भीड़ जमा हो गई। जुम्मन शेख ने गरज कर कहा, बदरुद्दीन अब भी वक्त है, बता दे कि तूने मेरे खिलाफ यह साजिश क्यों की, वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहकर उसने लठ उठाया ही था कि बदरुद्दीन मिमियाता हुआ बोला, मेरी जान बख्श दो, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब हकीम जी का किया धरा है। उन्होंने ही मुझसे यह सब खेल करने को कहा था। इसके लिए मुझे 5,000 रुपये भी दिए थे। कहकर वे रोने लगे। यह सब सुनते ही जुम्मन शेख का माथा ठनक गया। इसका मतलब असली गुनहगार हकीम है, उसे तो सबक ही सिखाना पड़ेगा। वह हकीम के दवाखाने की ओर बढ़ा। कहना न होगा कि मोहल्ले की भीड़ उसके पीछे थी। हकीम ने पहले जुम्मन शेख को देखा, फिर भीड़ देखी। वह अंदर की ओर भाग लिए, पर जुम्मन उनसे ज्यादा फुर्तीला था। उन्हें वहीं थाम लिया। पहले उनकी थप्पड़ों से स्वागत किया, फिर लातों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बाहर ले आया। हकीम ने बचाओ बचाओ का शोर मचाना शुरू किया, पर किसी ने उसे नहीं बचाया। जब मारते मारते जुम्मन शेख के हाथ पैर थक गए तो उसने लाठी उठाई और दहाड़ कर बोला,
हकीम के बच्चे, अगर जिंदा रहना चाहता है तो सबके सामने बता कि तूने यह साजिश क्यों रची थी, वरना तुझे तेरे तावीज के साथ यहीं गाड़ दूंगा। हकीम साहब समझ गए कि खेल खत्म हो गया। उन्होंने कराहते कराहते जो बताया वह सुनकर भीड़ भी हैरान रह गई। हकीम साहब रोते रोते बोले, सकीना मेरे पास दवा लेने आई थी। उसे देखकर मेरी नीयत खराब हो गई थी। मैंने उसे छेड़ने की कोशिश की तो सकीना मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर चली गई। यह सब देखकर मैं गमक गया। फिर मैंने बेइज्जती का बदला लेने के लिए यह साजिश रची। हकीम साहब चुप हुए ही थे कि जुम्मन शेख दहाड़ उठा, पूरी बात बता, क्या साजिश रची थी, जल्दी बोल वरना। हकीम साहब घबरा गए। वे बोले, मैंने मुल्ला बदरुद्दीन को पटाया। उसे समझाया कि वह सकीना बेगम को रात को कब्रिस्तान में जाने को कहे, ताकि जब यह बात तुम्हें पता चले तो तुम उसे मार दोगे या तलाक दे दोगे। मेरा बदला पूरा हो जाएगा। हकीम साहब की बातें सुनकर भीड़ भड़क उठी। बसीरन बुआ चिल्लाई, इतनी बड़ी साजिश कीड़े पड़ेंगे तेरे बदन में। फिर वे भीड़ की ओर देखकर बोली, देखते क्या हो रे, मारो इस मरदूत को। फिर क्या था, जुम्मन शेख एक तरफ हो गया। भीड़ ने उसका अधूरा काम संभाल लिया। पहले मर्दों ने हाथ सेके, फिर औरतों ने चप्पलों से सुताई की। सबसे ज्यादा मजा आखिर में आया। बुंदू कहीं से हजाम को पकड़ लाया। उसने हकीम साहब के सिर पर उस तरह फिरा दिया, शकील ने उनका मुंह काला किया। इसके बाद उन्हें गधे पर बिठाकर सारे मोहल्ले का चक्कर लगवाया गया। जुम्मन शेख अब संतुष्ट था। उसी रात को जुम्मन शेख अपनी बीवी सकीना बेगम के साथ पलंग पर बैठा था। जुम्मन शेख भावुक होते हुए बोला, सकीना, अगर मैं शक में पड़कर तुम्हें मार देता तो? सकीना बेगम बोली, तो क्या हुआ, मैं चुड़ैल बन जाती और तुम्हारा खून चूसती। कहकर वह हंस पड़ी। उसके हंसते ही जुम्मन शेख घबरा कर उठा और पलंग से लटके पैरों को उलट पुलट कर देखने लगा। सकीना चौंक कर बोली, क्या क्या देख रहे हो जी? जुम्मन बोला, देख रहा हूँ कहीं तुम्हारे पैर उल्टे तो नहीं है। यह सुनते ही सकीना बेगम ने बड़ी जोर का ठहाका लगाया।